देश पर आर्थिक सुस्ती की मंडरा रही काली छाया के बीच 1 फरवरी को आम बजट आने वाला है। उम्मीदें हर बार की तरह इस बार भी आम आदमी को बहुत ज्यादा हैं, लेकिन बजट आने पे आम आदमी को जोर का झटका लग सकता है। ये झटका क्यों लगेगा, हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताने वाले हैं। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि किस तरह से देश में विदेशी मुद्रा भंडार खत्म हो रहा है, लेकिन इसके बाद भी डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमतों में लगातार जो है वो कीमतें गिरती जा रही हैं। ये सब आपको बताने वाले हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, आम बजट पुरानी परंपराओं के अनुसार 1 फरवरी को आने वाला है। मोदी 3 में ये वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का दूसरा और अब तक का देश की संसद में उनके द्वारा पेश होने वाला ये 8वां बजट होगा। ये बजट अन्य सालों की अपेक्षा इस साल ज्यादा चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि आम आदमी महंगाई से त्रस्त है, लेकिन जरूरतें दाल, आटा, तेल, सब्जी, दूध जैसी जरूरी वस्तुओं के सामान आसमान छू रहे हैं। मिडिल वर्ग चाहता है कि इसमें कमी आए। दूसरी ओर टैक्स पेयर भी छूट जाते हैं, खास तौर से वो वर्ग जिनकी सालाना इनकम 12 से 15 लाख रुपए तक है। उनके अलावा जो है पढ़ाई, दवाई सहित अन्य चीजों में दोनों वर्ग राहत ढूंढ रहे हैं। ऐसे में हर वर्ग इस आशा में बैठा है कि शायद इस बार के बजट में उनको राहत मिल जाए, लेकिन लगता नहीं है कि ये इतना आसान होने वाला है, क्योंकि देश की जो हालत है वो बहुत अच्छी तो है नहीं। देश में आर्थिक मामलों में एक दो नहीं बल्कि कई मोर्चों पे एक साथ जूझ रहा है। पहला तो कि देश में आर्थिक मंदी की काली छाया मंडरा रही है। जीडीपी अपने 4 साल के सबसे न्यूनतम स्तर पे 6.4% पर पहुंच गई है। फिलहाल ये डेंजर जोन में है। अगर अब और हालात खराब हुए तो ये तय है कि देश आर्थिक मंदी की चपेट में आ जाएगा। ये इसलिए भी संभव है क्योंकि भारतीय बाजार से विदेशी निवेशक तेजी से वापस लौट रहे हैं। अभी तक जिस भारतीय बाजार पर पूरी दुनिया की नजर थी, अब वो तेजी से बैंक की होने की दशा में है। पिछले दिनों द प्रिंट में एक रिपोर्ट छपी थी। गौर करने वाली ये है कि ये रिपोर्ट उस समय आई थी जब अमेरिका में ट्रंप ने कमान नहीं संभाली थी, लेकिन तभी से भारतीय बाजार में उथल पुथल मच गई थी। टीसीएस शरद राघव की इस रिपोर्ट में पैसा विदेशों में जाने से आई गिरावट, अप्रैल-अक्टूबर 2024 में एफडीआई पहुंचा 12 साल के निचले स्तर पे, शीर्षक में लिखा है एफडीआई पिछले कुछ साल की समान अवधि की तुलना में 12 साल के निचले स्तर पे आ गया है। नेट राशि में ये गिरावट कंपनियों द्वारा देश से बाहर निकाले जा रहे धन की मात्रा में वृद्धि और उसके द्वारा लगाए जा रहे ग्रोस अमाउंट में ठहराव के कारण है। इसके अलावा द प्रिंट द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि इस वित्त वर्ष में अब तक भारतीय कंपनियों द्वारा किए गए विदेशी निवेश में भी तेजी से वृद्धि हुई है। अर्थशास्त्रियों के अनुसार दोनों ट्रेंड के विदेशी कंपनियों द्वारा अपना पैसा बाहर निकालना और भारतीय कंपनियों द्वारा विदेश में निवेश करना भारत की तुलना में अमेरिकी अर्थव्यवस्था के सापेक्ष आकर्षण से प्रेरित है, खासकर वैश्विक अनिश्चितता के तौर पे। आपने रिपोर्ट में देखा कि किस तरह से विदेशी निवेशकों के वापस लौटने की वजह से संकट लगातार गहरा रहा है, लेकिन इस बीच अमेरिका में ट्रंप सरकार बनते ही नए 100% ट्रैफिक धमाके इसमें और तेजी आ गई है। ऐसे में बाजार का बुरा हाल है। अब अगर समय रहते इस पर काबू नहीं पाया जाता है तो इसके गंभीर परिणाम जो है वो सामने आ सकते हैं। एफडीआई के अलावा दूसरी बड़ी मुसीबत डॉलर के मुकाबले लगातार गिरती साख है। रुपए अपने सबसे निचले स्तर पे आ गया है। लगातार कोशिशों के बाद भी रुपए की कीमतें रुक नहीं रही हैं। साल 2014 में जब अपने सूझबूझ वाले पीएम साहब एक अर्थशास्त्री के रूप में देश की कमान संभाले थे तो बताते थे कि रुपया कैसे पतला हो रहा है, वो सब जानते हैं, लेकिन उनके मात्र 11 साल के शासनकाल में रुपए में गिरावट 50% से ज्यादा हो गई। उनको 59 पर मिला रुपया 87 तक पहुंच गया। इसके साथ ही विदेशी मुद्रा भंडार भी तेजी से सरक रहा है। अभी हाल ही में कांग्रेस के नेता सुप्रिया श्रीनेत ने इस मामले को लेकर के एक विस्तृत रिपोर्ट पेश की है। देखिए आप ये रिपोर्ट, आपको थोड़ा बहुत ये समझने में मदद मिलेगी कि देश कहां जा रहा है। अपने सबसे निचले स्तर पर $1 के मुकाबले, प्लीज चेंज द ग्राफिक, 87 के पार लगाने को बेआबरू है। 86-95 तक आ गया था, फिर थोड़ी विदेशी मुद्रा भंडार को कम किया गया, जैसे तैसे 86-30 पर संभाला गया, लेकिन कुछ ही दिनों और कुछ ही घंटों की बात है, 87 भी पार हो जाएगा।
और यहां पर इसलिए यह बात बतानी जरूरी है क्योंकि जब नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बने मई 2014 में, तब उनको हमने ₹58 पे दिया था। चौथा ग्राफिक लगाइए। $1 के मुकाबले मई 2014 में ₹58 था। जनवरी 2025 आते आते वो 87 पहुंच गया है। अकेले नरेंद्र मोदी ने रुपए को 50% डुबो दिया, रुपया पतला होता जा रहा है। यही कहते थे वो। यह है फॉरेक्स रिजर्व, विदेशी मुद्रा भंडार, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 10 महीने में अपने सबसे निचले स्तर पर आ चुका है। वो ग्राफिक देख लीजिए आप लोग। 27 सितंबर 2024 को जो डेटा आया उसमें देश का विदेशी मुद्रा भंडार $704 बिलियन था और उसके बाद उसने थमने का नाम नहीं लिया गिरावट में। 704 से 701 हुआ, फिर 690 हुआ। ये जो डेटा है ये आरबीआई हर हफ्ते निकालता है, आज भी निकालेगा शाम को, और वो गिरेगा। $704 बिलियन, 701, 690, 688, 684, 682, 675, 657, 654, 652, 634 और $625 बिलियन। $80 बिलियन इसमें से खर्च हो गए करीब करीब कि रुपया बच जाए। फॉरेक्स रिजर्व पर खसोट खसोट के पैसा बहाया जा रहा है पानी की तरह, लेकिन रुपया संभाले नहीं। सुना आपने कि कैसे डॉलर के मुकाबले रुपया गिर रहा है और रुपए की साख को बचाने के लिए विदेशी मुद्रा भंडार को खर्च किया जा रहा है, लेकिन इसके बाद भी रुपया पतला ही होता जा रहा है। और ऐसे में अगर बार बार विदेशी मुद्रा भंडार से छेड़छाड़ करके रुपए को रोकने की कोशिश की गई तो दिवालियापन जैसे गंभीर संकट देश पे खड़ा हो सकते हैं, जैसे कि पिछले दिनों पाकिस्तान का हुआ था। इन दोनों बातों को अगर छोड़ भी दिया जाए तो सरकार के पास देश चलाने के लिए सिर्फ एक जरिया है, ये जरिए टैक्स का है। अब देश की हालत ये है कि टैक्स भी जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा है। बता दें कि देश की सारी इकोनॉमी हमारे आपके ऊपर लगाए गए टैक्स से पूरी होती है। इसमें 3 तरह के टैक्स से पूरा देश चलता है। पहले तो मिडिल वर्ग के लोग, फिर जीएसटी और फिर औद्योगिक कंपनियों द्वारा लगाए गए टैक्स से देश की अर्थव्यवस्था चलती है। इन 3 टैक्सों के अलावा कुछ छोटे छोटे टैक्स भी होते हैं। इसमें सबसे ज्यादा टैक्स मिडिल वर्ग ही देता है और ये एकमात्र ऐसा वर्ग जिसको सिर्फ देना है, उनका लेने से कोई मतलब नहीं होता है, जबकि औद्योगिक कंपनियां लोन के जरिए इनको कवर कर लेती हैं। अभी अपने पिछले दिनों लाखों करोड़ों के लोन कंपनियों के माफ होने की बात सुनी होगी। ऐसे सीधे तौर पर आप ये समझिए कि कंपनियां खुद को दिवालिया घोषित करके सरकार से साठ गांठ करके अपने रिस्क को कवर कर लेती हैं, लेकिन आम आदमी बेचारा जस का तस रह जाता है। हम क्यों कह रहे हैं देश पर गंभीर संकट? इसको इस तरह से आप समझ सकते हैं कि आमतौर पे जो टैक्स राज्य सरकार वसूल करके देश को देती है उसमें 21% हिस्सा राज्य सरकारों का भी होता है, लेकिन देश की स्थिति मौजूदा समय में इतनी खराब है कि सिर्फ 9% हिस्सा ही राज्य सरकार को दिया जा सकता है। कुछ राज्यों को पर तो है ये कृपया कुछ ज्यादा ही है, क्योंकि अभी तक कोई भी ऐसा प्रदेश नहीं है सबको उनके हिस्से के टैक्स के पैसे दे दिए जा रहे हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि क्योंकि सरकार के पास देने के लिए पैसे नहीं है, ऐसे में अगर ये सच है तो स्थिति बहुत ही भयावह है, जो ये दिखा रही है कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ा संकट देश के सामने है। इन तमाम दावों के बीच देश का आम बजट 1 फरवरी को आना है। हलवा खाया जा चुका है, लेकिन अगर आप बजट में बहुत राहत की बात सोच बैठे हैं तो उसकी उम्मीद बिल्कुल भी ना करिएगा। शुक्रवार को भारतीय रिजर्व बैंक के रघु राजन को एक बयान आया था जो इन तमाम संभावनाओं को सही साबित करता है। पूर्व गवर्नर रघुराम राजन का मानना है कि टैक्स कटौती की बजाय सरकार को शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगार जैसे क्षेत्रों में निवेश बढ़ाना चाहिए। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार दावोस में विश्व आर्थिक मंच के दौरान रघुराम राजन ने कहा कि उपभोग के बढ़ाने के लिए टैक्स कटौती आकर्षक लग सकती है, लेकिन मौजूदा वित्तीय स्थिति इसे संभव नहीं बनाती है। उन्होंने देश की वित्तीय स्थिति का हवाला देते हुए कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें का संयुक्त वित्तीय जो घाटा है वो चिंताजनक स्तर पे है। ऐसे में टैक्स कटौती से राजस्व में कमी आने का खतरा है, जो लॉन्ग टर्म में आर्थिक स्थिरता के लिए हानिकारक हो सकता है। रघुराम राजन ने सुझाव दिया है कि सरकार को ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट पर जोर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं पर प्रभावी सार्वजनिक व्यय से दीर्घकालिक समृद्धि को
बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि रोजगार सृजन मौजूदा समय की सबसे बड़ी जरूरत है। उनके अनुसार टैक्सेशन महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं है, बल्कि इस पर ध्यान देना जरूरी है कि देश में जॉब क्रिएशन को कैसे प्रभावित किया जा सकता है। आपको बता दें कि रघुराम राजन ने ईटी से छपी जो रिपोर्ट है उनकी चिंताजनक बताई है। रघुराम राजन ने कहा कि जब मैं 8 साल पहले गवर्नर था तब भी मैं इस बात को लेकर के चिंतित था कि निवेश क्यों नहीं बढ़ रहा है। ये आज भी एक बड़ी पहेली है। उन्होंने इस हिचकिचाहट की वजह भविष्य की मांग को लेकर असमंजस और बिजनेस लीडर्स के आत्मविश्वास की कमी को बताया है। ऐसे में रघुराम राजन के बयान से साफ है कि अगर सरकार को देश को आगे ले जाना है तो उनको टैक्स में कमी पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना, बल्कि नौकरी और बिजनेस लीडर बनने के लिए नए रास्ते तलाश करने होंगे। अब ये बात पूरी तरह से साफ है कि इस बजट से कुछ बहुत बड़ी राहत नहीं मिलने वाली है। हाँ, इतना जरूर है कि बजट में सरकार कुछ ऐसा करे कि देश में आर्थिक मंदी की काली छाया हटे। आपका इस पूरे मामले पे क्या कहना है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।